दोस्तों, जब बात ईस्ट इंडिया कंपनी की आती है तो हम सिर्फ इतना कहानी जानते हैं कि कुछ अंग्रेज भारत में कारोबार करने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर ऐसा कब्जा जमाया कि बिजनेस करने आए अंग्रेज देश के शासक बन गए। लेकिन क्या आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। इस कहानी के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है और आज हम उसी इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इसके इतिहास को जानने के लिए आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के काल में हुई थी। उन्होंने इस कंपनी को पूरी एशिया में व्यापार करने की छूट दे रखी थी। वहीं अगर भारत की बात करें तो दिल्ली में मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज था। उसे दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से यानी सबसे अमीर शासकों में से गिना जाता था। दुनिया में जितना भी उत्पादन होता था उसका 1/4 हिस्सा भारत में ही बनाया जाता था। वहीं पुर्तगाल, स्पेन जैसे देश व्यापार के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके थे। ब्रिटेन गृह युद्ध जैसी स्थितियों से उबर रहा था। उसी दौरान ब्रिटेन के व्यापारी रॉल्फ फिच व्यापार के लिए हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा पर निकले थे। इसी दौरान उन्हें भारत की समृद्धि के बारे में पता चला। इसके बाद भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी का निशाना बनने में देर नहीं लगी। रॉल्फ फिच की जानकारी के आधार पर एक अन्य ब्रिटिश ट्रैवलर सर जेम्स लैंकेस्टर सहित ब्रिटेन के 200 से अधिक प्रभावशाली और व्यावसायिक पेशेवरों को इस दिशा में आगे बढ़ने का विचार आया और भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से उन्होंने 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव डाली। भारत उस समय एक समृद्ध देश था और भारत से व्यापार कर पूरा लाभ कमाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये ज़रूरी था कि उनके अलावा कोई और कंपनी भारत में व्यापार ना कर पाए। अब दोस्तों, बिजनेस चाहे 16वीं सदी का हो या आज 21वीं सदी का, सबसे मुख्य चैलेंज अपने प्रतिद्वंदियों के सामने टिक पाना है और इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत अच्छा रास्ता निकाला। उन्होंने महारानी एलिजाबेथ से पूर्वी एशिया में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, यानी अब इनके अलावा कोई और कंपनी पूर्वी एशिया में व्यापार कर ही नहीं सकती थी। अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत की सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान कर दिया। उस वक्त तो किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कुछ मुट्ठी भर ब्रिटिश लोग अपने देश से 20 गुना बड़े और अमीर देश पर एक लंबे अरसे तक राज करने वाले हैं। हॉकिंस को जल्द ही ये एहसास हो गया था कि वो मुग़ल सेना के साथ युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि मुग़लों की 40 लाख सेना के सामने उनका टिक पाना असंभव ही था। ऐसे में वो भली भांति जानते थे कि उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए मुग़लों की परमिशन के साथ उनके सहयोग की ज़रूरत थी। इसलिए हॉकिंस मुग़लों की राजधानी आगरा पहुंच तो गया, लेकिन कम पढ़े लिखे लोग होने की वजह से जहांगीर ने उसे व्यापार करने की इजाज़त नहीं दी। उसके बाद संसद के सदस्य और राजदूत सर थॉमस रो को शाही दूत बनाकर भेजा गया। वो 1615 में भारत आए थे, लेकिन व्यापार के लिए इजाज़त लेने में उन्हें 3 साल का समय लग गया। इसके बाद उन्हें इजाज़त मिली और समझौता ये हुआ कि कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारी उपमहाद्वीप के बंदरगाह और ख़रीदने तथा बेचने के लिए जगहों के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बदले में उन्हें यूरोप में बनने वाले उत्पाद भारत में देने होंगे। लेकिन तब वहाँ बनता ही क्या था। कंपनी ने भारत सूत, नील, चाय आदि लेकर विदेश में महंगे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। 1670 तक ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश में युद्ध कर लड़ने और उपनिवेश स्थापित करने की भी अनुमति दे दी थी, जिसके बाद उनका रास्ता तो काफ़ी क्लियर हो गया था। उन्होंने भारत में उनकी प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी डच कंपनियों को हराकर व्यापार के क्षेत्र में अपना कंपटीशन खत्म कर दिया। 1686 में औरंगजेब के शासनकाल में पहली बार अंग्रेज़ों का सामना मुग़लों से हुआ। मुग़लों ने जीत हासिल की और ब्रिटिश सेना को पूरी तरह हराया। 17वीं सदी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन से रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने लगी थी, लेकिन इसमें उनका कोई खास फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इस सब सामान का मूल्य उन्हें चांदी देकर चुकाना पड़ता था
और उस समय उनके पास ऐसा कोई सामान नहीं था जिसकी चीन को ज़रूरत पड़ती हो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका भी एक रास्ता निकाला। उन्होंने बंगाल में पुष्ट की खेती की और बिहार में अफीम बनाने के लिए कारखाने लगा दिए। ऐसा ही नहीं, उस समय चीन में अफीम का सेवन खूब होता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के लोगों को अफीम की लत लगवाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने तस्करी करके चीन में अफीम पहुंचाना शुरू कर दिया। जब चीन की सरकार ने इसका विरोध किया तो ब्रिटिश सेना और चीन में युद्ध हुई, जिसमें ब्रिटिश सेना जीती और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मनमानी शर्तों पर चीन के साथ समझौता कर दिया। उन्होंने चीन से नष्ट किए गए अफीम का मुआवजा वसूला और उनके बंदरगाहों पर कब्जा भी कर लिया। जब चीन ने अफीम व्यापार को रोकने के लिए महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखा तो उस पत्र का कोई जवाब ही नहीं आया। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एशिया में अपने पैर पसार रही थी। तभी 1707 में भारत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जगह जगह पर खिलाफत जन्म लेने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया। उन्हें पता था उनकी सेना भारतीय शासकों के सामने टिक पाने में असमर्थ है, इसलिए उन्होंने स्थानीय लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। उस समय यूरोप की औद्योगिक क्रांति की वजह से वो युद्ध तकनीकों में से भारत की सेना से बेहतर हो गए थे, इसलिए छोटी सेना होने के बाद भी उन्होंने एक एक करके कई भारतीय शासकों की सेना को हराया। लेकिन अंग्रेज़ों के युद्ध जीतने की एकमात्र वजह यही नहीं थी कि वो अब शक्तिशाली हो गए थे, बल्कि वो युद्ध जीतने के लिए कई अन्य तरीके भी अपनाते थे, जैसे कि राजाओं के विश्वास पत्रों को अपने साथ मिला लेना। प्लासी और बक्सर की लड़ाई हुई, कुछ ऐसा ही 1757 की प्लासी के युद्ध में हुआ। उन्होंने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र को अपने साथ मिलाया और उसे युद्ध में हरा दिया। जीतने के बाद उन्होंने मीर जाफ़र को बंगाल के तख्त पर बिठा दिया, फिर उससे माल गुजारी वसूलने लगे और इस तरह अंग्रेज़ों ने भारत में लूटपाट का सिलसिला शुरू कर दिया। वसूली की वजह से धीरे धीरे मीर जाफ़र का खजाना भी खाली होने लगा और अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए उसने डच सेना की मदद ली। लेकिन 1759 और 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ जीते और उन्होंने बंगाल की कमान अपने हाथ में ले ली। इसी तरह भारत में व्यापार करने आई कंपनी सरकार ही बन बैठी। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने नए नए कर लगाने स्टार्ट कर दिए। भारत का सामान सस्ते दामों पर खरीदकर अन्य देशों में महंगा बेचना शुरू कर दिया। यह व्यवस्था की गई कि भारतीयों से प्राप्त राजस्व का 1/3 हिस्सा भारतीय उत्पादों को खरीदने में खर्च किया जाए। इस तरह भारत के लोग जो राजस्व देते थे उसके 1/3 के बदले उन्हें अपना उत्पाद बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। अब आलम यह हो चुका था कि भारत के हर हिस्से के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। जहाँ आसानी से व्यापार की संभावना नहीं होती, वहाँ कंपनियों की सेना दबाव बनाकर संभव बना देती थी। यहाँ तक कि 1769 से 1773 में बंगाल और बिहार के अकाल के समय का कंपनी ने बहुत फ़ायदा उठाया। चीज़ों के दाम तो बढ़े ही, स्थितियाँ ये आ गई थी कि लोग अपने बच्चों को बेचने लगे थे। कंपनी की 120 वर्षों के शासनकाल के दौरान लगभग 34 बार अकाल पड़ा था। वैसे तो कंपनी ने सड़कें, सराय, रेल ट्रैक आदि बनाए जिससे आम लोगों को यातायात की सुविधा हुई, लेकिन ये सब कंपनी के व्यापारिक फ़ायदे के लिए था और इसका असली उद्देश्य कपास, रेशम, अफीम, चीनी और मसालों के व्यापार को बढ़ावा देना था। कंपनी की सारी नीतियाँ अपने फ़ायदे के लिए होती थीं और इसके लिए धीरे धीरे लोग इसके विरोध में खड़े होने लगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी विद्रोह कहती है, इस दौरान कंपनी ने बाज़ारों में और सड़कों पर हज़ारों लोगों की बर्बरता से हत्या की थी। अगले साल 1 नवंबर को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। कंपनी की सेना को ब्रिटिश सेना में मिला दिया गया। 1874 तक ये कंपनी ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर ही अस्तित्व में रही थी, लेकिन उसके बाद पूरी तरह खत्म हो गई। तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास। भले ही एक दौर था जब कंपनी के पास पैसा था, पावर थी, लेकिन हर चीज़ का एक दौर होता है और कंपनी के बढ़ते अत्याचारों के चलते उसका दौर भी खत्म हो गया था। दोस्तों, आज के ईस्ट इंडिया कंपनी का यह इतिहास का वीडियो
आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।